मेरे पति आधी रात को उठ उठकर मेरे जेठानी के कमरे में चले जाते थे और फिर करीब आधे घंटे के बाद वापस आते तो पूरी तरह पसीने से भीगे हुए रहते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें किसी काम के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी हो। मैं अपने पति से इस बारे में हमेशा पूछती कि आधी रात को जेठानी के कमरे में क्यों जाते हैं, तो मेरे पति मुझ पर गुस्सा हो जाते। आखिर मैंने एक दिन चुपके से अपने जेठानी के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और फिर पति के ऑफिस चले जाने के बाद जब मैंने उस कैमरा को चेक किया, मेरे सामने जो हकीकत आई उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर कोई इस तरह से कैसे कर सकता है, वह भी अपनी भाभी के साथ। मेरी शादी को अभी 7 महीने हुए थे। इस दौरान मैंने अपने पति मोहन में बहुत बदलाव महसूस किया। मेरा पति मुझसे ज्यादा अपनी भाभी अर्चना की बातों को तवज्जो देता और यह बात मुझे बहुत ही बुरी लगती थी। घर की छोटी छोटी समस्याओं पर भी वो अपनी भाभी से ही बातें करता और मेरी बड़ी से बड़ी बातों पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू शुरू में तो मुझे लगा कि 12 साल पुराने भाभी से लगाव है तो देवर को होता ही है, और अब मेरे आ जाने से आहिस्ता आहिस्ता खुद ही भाभी से लगाव कम हो जाएगा। लेकिन मोहन और उसकी भाभी के बीच का लगाव मुझे कभी कम होता नजर ही नहीं आया। अब तो मुझे यह लगने लगा कि बात सिर्फ लगाव की नहीं है, दोनों के बीच इससे भी ज्यादा ही कुछ और है। मेरी जेठानी थी तो बहुत ही सुंदर, कोई भी मर्द उसे देखता तो उस पर फिदा हो जाता। मुझे उसकी इसी सुंदरता का डर लगता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति अपनी भाभी की सुंदरता की वजह से ही उससे दूरी नहीं बना पा रहा है। एक दिन सुबह जब मैं उठी, देखा मोहन अपनी भाभी के कमरे से निकल रहा था और जैसे उसकी नजर मुझ पर पड़ी वो मुझे इग्नोर करके सीधे कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई थी कि सुबह सुबह वह अपनी भाभी के साथ क्या करके बाथरूम में नहाने घुसा है। मैंने जोर से बाथरूम का दरवाजा पीटा और बोली, तुम्हें उस औरत के साथ यह सब करना था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किया। और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और मैं आज ही अपने मैके जा रही हूँ। मेरी बात सुनते ही मोहन ने दरवाजा खोला और मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। उसके ऐसे करने से मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ गया और फिर मैंने भी उसे जोरदार घूंसा लगा दिया। अब मोहन ने मेरी कंधों को पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बेड पर ले जाकर पटक दिया और बोला, आइंदा कभी भाभी के बारे में ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अब कुछ ना बोली और चुपचाप अलमीरा से कपड़े निकालकर अपने बक्से में भर ली। मोहन बाहर चला गया था। मैं बिस्तर पर पड़ी रोती रही, लेकिन मेरी जेठानी मुझे देखने तक नहीं आई और मोहन भी सुबह का नाश्ता किए बगैर ड्यूटी पर चला गया। और फिर करीब 1 घंटे के बाद मैंने भी अपना सामान पैक किया और अपने मैके बक्सा के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा, कहाँ जा रही हो। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे इस तरह घर छोड़कर जाने की खबर मोहन को भी लग चुकी थी। बस स्टैंड से बक्सर की बस पकड़कर मैं शाम तक अपने मैके पहुंच गई और मोहन मुझे लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। और घर पहुंचते ही मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और अपनी माँ को सारी बातें बताकर रोने लगी। माँ बोली, तुमने बिल्कुल सही किया कल्याणी जो यहाँ चली आई। अब तो मोहन के पास तभी जाना जब मोहन उस डायन को घर से निकालकर बाहर फेंकेगा। आखिर मोहन के पास किस चीज की कमी है। रामनगर में ही उसके 2-3 प्लॉट है, वो मुझे तुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता। मेरी छोटी बहन रूपा भी मुझे लेकर बेहद परेशान थी, क्योंकि उसकी भी शादी होने वाली थी और अब उसकी शादी के 6 महीने ही रह गए थे। लेकिन जैसे उसने मेरी ऐसी हालत देखकर ससुराल के नाम से ही डरने लगी थी। मेरा छोटा भाई रोहित भी जॉब से जब घर आया तो मुझे इस तरह घर पर आया हुआ देखकर परेशान हो गया। रूपा ने रात का खाना बनाया और हम सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते खाते मैंने जब अपना फोन ऑन किया तो उस पर मोहन के फिर से कॉल आना शुरू हो गया। मेरी माँ ने देखा तो गुस्से में बोली, लाओ मुझे फोन दो, मैं उससे बातें करती हूँ। लेकिन मैंने माँ को फोन नहीं दिया और खाना खत्म कर अपने कमरे में आ गई।
कमरे में आकर मैंने मोहन को फोन रिसीव किया तो उसने कहा, कल्याणी, तुम अपनी मर्जी से गई हो तो याद रखना कि तुम्हें अपनी मर्जी से ही वापस भी आना होगा, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें बुलाने नहीं आऊंगा। मोहन की धमकी भरी बातें सुनकर मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, तुम मुझे बुलाने क्यों आओगे? तुम यही तो चाहते थे कि मैं वहां से चली आऊं। अब जी भरकर तुम उस औरत के साथ अय्याशी करोगे। तुम्हें बुलाने पर भी आओगे तो मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। और फिर यह कहकर मैंने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। इस बात को 4 महीने गुजर चुके थे। मैं मोहन का इंतजार करती रही कि शायद उसे उसकी गलती का एहसास हो जाए और वह दौड़ा हुआ आकर मुझे यहाँ से ले जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार उसको फोन का इंतजार करती रही। इन 4 महीनों में एक बार भी उसने मुझे कॉल तक नहीं किया। मुझे अब लगने लगा था कि शायद वह मुझे छोड़ चुका है और उसे मेरी जरूरत ही नहीं है। जब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है तो फिर वो साधारण लड़की से उसे जरूरत भी क्या है। मैं मोहन को लेकर बेहद निराश हो चुकी थी और मुझे इस हाल में देखकर मेरे घर वालों को भी दुख होता था। जैसे जैसे मेरी छोटी बहन की शादी नजदीक आ रही थी, घर में काम बढ़ता ही जा रहा था। उसकी शादी को सिर्फ 1 महीने बाकी रह गए थे और अब मेरे पापा भी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि रूपा की शादी के बाद मेरे ससुराल जाकर मोहन से फाइनल बात करके आएंगे और अगर वह मुझे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो उस पर हम लोग दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। जैसे जैसे रूपा की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, मेरा दर्द बढ़ते जा रहा था। मुझे मायके आए 6 महीने का वक्त गुजर चुका था और अब रूपा की शादी में केवल 22 दिन का वक्त बाकी रह गया था। शादी के कार्ड भी छप चुके थे। एक दिन मैंने मोहन को कॉल किया और उससे बोली, क्या तुम शादी में नहीं आओगे? तब उसने मुझे कहा, मुझे तो अभी तक यह मालूम नहीं है कि शादी किसकी है। मैंने कहा, 8 तारीख को रूपा की शादी है। तब मोहन ने मुझसे कहा, लेकिन तुम्हारे घर में तो मुझे किसी ने खबर ही नहीं दिया और न ही शादी का कार्ड पहुंचा। मैंने कहा, तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कार्ड के शादी में पहुंचना चाहिए। तुम्हारे घर वाले अगर मुझे दामाद समझते तो कम से कम एक बार जरूर ही खबर करते, लेकिन ना तो तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया और ना ही तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? फिर मेरी बात सुनकर मोहन बोला, ठीक है, मैं शादी वाले दिन पहुंच जाऊंगा। शादी की सुबह मैंने आसमानी रंग की साड़ी पहन लिया था। यह साड़ी मुझे मोहन ने गिफ्ट की थी। मुझे साड़ी सबसे ज्यादा पसंद थी। मुझे उम्मीद था कि दोपहर तक मोहन मेरे पास आ जाएंगे और फिर बारात के जाने के बाद रात में उसे यहीं पर रुकना पड़ेगा और फिर जब वह रात को मेरे साथ रहेंगे उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैंने सुबह फिर मोहन को फोन लगाया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो मोहन आया और ना ही उसका कोई कॉल आया। मैं बहुत उदास हो गई। देर रात तक रूपा शादी के बाद खुशी खुशी विदा हो गई और मैं दुखों का पहाड़ सीने में लिए अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। देखने वाले सोच रहे थे कि मैं रूपा की विदाई में रो रही हूँ, लेकिन सच तो यह था कि मैं इस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। देर रात जागने के बाद भी मैं अगली सुबह जल्दी उठ गई और मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। मेरी इस बात में मेरी माँ बेहद नाराज हो गई और बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए समय ना निकाल पाया उसके पास तेरे लिए वक्त नहीं होगा। तू सब्र कर, तेरे पापा मामूली हवलदार है तो क्या हुआ, उस मोहन को और उसके घर वालों को छोड़ेंगे नहीं। पापा को यह बात पता चली तो वो भी बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने मुझे भी जाने से रोक दिया। मैं दिन भर मोहन को कॉल मिलाती रही, लेकिन उसका फोन फिर स्विच ऑफ था। रात को मायूस होकर मैं बिस्तर पर जाकर सो गई। अब मोहन की ओर से कोई उम्मीद नहीं बची थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्दी मेरा रिश्ता हमेशा के लिए मोहन के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक मेरी फोन की घंटी बजी। मोहन का फोन था। मैंने झट से फोन उठाया। उधर से मोहन की आवाज आई और रोता हुआ कहने लगा, सब खत्म हो गया। मैंने कहा, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ,
अगर तुम मेरे घर आकर मुझे यहाँ से ले चलो तो हमारा रिश्ता अभी भी बन सकता है। फिर मोहन बोला, मैं अपने रिश्ते का बात नहीं कर रहा हूँ। इतना कहकर वह फिर से रोने लगा। मैंने कहा, क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रही हो? वह बोला, भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है और भैया की मौके पर ही डेथ हो गई है और भाभी अभी भी सिटी हॉस्पिटल में है। मोहन के मुंह से यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फोन काटने के बाद मैंने घर में यह बात बताई। मेरे घर में मातम छा गया। मेरी वजह से मेरे घर वाले मोहन के भैया और भाभी से नफरत करते थे, लेकिन जब उन्होंने एक्सीडेंट के बारे में सुना, उन लोगों की सारी नफरत खत्म हो गई और पापा ने तुरंत मेरे छोटे भाई रोहित को बुलाकर हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी बुक करने को कह दिया। सुबह के 4 बजे तक हम लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी की हालत बेहद नाजुक थी। उनको होश ही नहीं आ रहा था। तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद हम लोग अलग अलग मंदिर में मन्नत मांगने के लिए जा रहे थे। 3 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी घूमने के लिए गए थे और वापसी में उनका कार का एक्सीडेंट हो गया था। मेरी जेठ के तो मौके पे ही खत्म हो गए थे और कल उनका पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन जेठानी अभी भी कोमा में थी। कुछ दिनों तक मेरी जेठानी का इलाज चलता रहा। मेरे घर वाले जा चुके थे और अब अस्पताल में मैं, मेरी जेठानी केवल मेरे भरोसे ही थी। मोहन सुबह ड्यूटी पे चले जाते थे और रात को ड्यूटी से लौट हॉस्पिटल से होते हुए घर जाते थे। मैं हॉस्पिटल में रहकर दिन रात अपनी जेठानी की सेवा में लगी रहती। यह देखकर मोहन का बर्ताव भी बदल गया। फिर से वो मुझसे बेहद प्यार करने लगे थे। मुझे हॉस्पिटल में रहे 2 महीने बीत चुके थे। अब तो हॉस्पिटल ही मेरा घर बन चुका था। इस बीच जेठानी की सेहत में इतना सुधार जरूर हुआ। वो होश में आ चुकी थी। उन्हें उनके पति के मरने का पता भी चल चुका था, लेकिन किसी से कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर उन्हें छुट्टी दे दी और मेरी जेठानी घर आ गई। मेरे ससुराल में सास ससुर दोनों नहीं थे और जब शादी करके आई थी तब मेरे अलावा कोई 3 ही लोग थे, मोहन और मोहन के भैया भाभी। मेरी जेठानी ही इस घर की मालकिन थी। सब कुछ उनकी देख रेख में होता था, लेकिन अब वही इतनी कमजोर लाचार हो चुकी थी। मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत चुके थे। मेरी जेठानी की सेहत में काफी सुधार हो चुका था। उनकी तंदुरुस्ती लौट रही थी, लेकिन अभी वह किसी की बात पर रुकाने की स्थिति में नहीं थी। मेरी जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसलिए उनकी हर तरह की सेवा मुझे ही करनी पड़ती थी। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। यह खबर मैंने सबसे पहले मोहन को ही दिया। वह बेहद खुश हुआ और सीधे अपनी भाभी के पास जाकर उनके हाथों को चूमते हुए उन्हें खुशखबरी सुना दी। मेरी जेठानी कुछ बोल तो नहीं सकती थी, बस उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आई। इसका मतलब यही था, वह बेहद खुश थी। धीरे धीरे वक्त बीता और मेरा 7वां महीना शुरू हो गया। इस बीच मैंने महसूस किया कि मोहन फिर से अपनी भाभी के करीब होते जा रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घर का जरूरी काम भी नहीं कर पाती थी। मोहन की छुट्टी पर चले जाने के बाद ज्यादातर समय मैं अपने कमरे में ही रहती थी। रात को ही वो अपनी ड्यूटी से वापस आता तो मेरे लिए खाना और भाभी के लिए जूस लेकर जाता था। मैं खुद जाकर अपनी जेठानी को जूस पिलाती और अपने कमरे में आकर मैं और मोहन खाना खाकर सो जाते। सुबह मैं देर से उठती, तब तक मोहन नाश्ता तैयार कर चुका होता था। मेरे साथ सुबह का नाश्ता करने के बाद वह तैयार हो अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता था। एक दिन पेट में दर्द होने के कारण मेरी नींद जल्दी खुल गई। मोहन को लगा कि मैं भी नींद में हूँ। वह उठा और कमरे से बाहर निकल कर जाने लगा। मैं भी दबे पांव उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल आई तो मैंने देखा मोहन सीधा अपने भाभी के कमरे में गया। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं मोहन की हरकतों से बेहद परेशान थी। मैं काफी देर खड़ी रही। खड़े रहते मेरे पैर दुखने लगे। फिर चुपचाप जाकर अपनी जगह पर लेट गई। 25 मिनट बाद मोहन कमरे से बाहर आकर मेरे पास लेट गया। मैं मोहन की इस दीवानगी को समझ नहीं पा रही थी। वो पहले भी ऐसा ही करता था जब मेरी जेठानी एकदम तंदुरुस्त थी, लेकिन अब तो वह किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती थी। फिर मोहन कमरे का दरवाजा बंद कर उसके साथ क्या करता था? कहीं ऐसा तो नहीं जेठानी जी पूरी तरह से ठीक हो गई है और बीमारी होने का नाटक कर रही हो, ताकि मेरी नजरों में दोनों का हकीकत छुपी रहे।
और बीमार होने के आड़ में देवर भाभी का रोमांस चलता रहे। मुझे खबर तक नहीं लगे। मैं अगले कुछ दिनों तक ठीक से सो नहीं पाई थी। मुझे मोहन से फिर से नफरत सी होने लगी थी। मैं रोज देख रही थी कि मोहन को अपने जेठानी के कमरे में जानते हुए। मैं देख रही थी कि जब मैं गहरी नींद में सो जाती थी तब मोहन चुपचाप से उठकर आधी रात को जेठानी जी कमरे में चला जाता था और फिर करीब आधा घंटा अपनी भाभी के कमरे में रात बिताने के बाद वापस पूरी तरह से पसीनों में नहाया हुआ आता था और फिर मेरे बगल में आकर लेट जाता था। मेरा बच्चा होने में अभी 20 दिन बाकी रह गया था, तो मैंने यह तय कर लिया कि मैं दोनों को रासलीला पति अब ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद मैं 1-2 हफ्ते तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए बच्चा होने से पहले मैंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का मौका देख रही थी। रात को मोहन घर आया, हमेशा की तरह मेरे लिए खाना बनाया और अपनी भाभी के लिए जो जूस लेकर आया था वह जूस गिलास में देकर मुझे बोला, जाओ जाकर भाभी को जूस पिलाकर आओ और फिर उसके बाद हम दोनों खाना खा लेंगे। मैंने कहा, आज तुम ही पिलाओ, मेरी तबीयत सही नहीं है और मुझे खाना भी नहीं खाना है, मैं सोने जा रही हूँ। और फिर इतना कहकर मैं अपने बिस्तर पे आकर लेट गई। मोहन जूस का गिलास लेकर भाभी के कमरे में गया तो मैंने देखा कि फिर से भाभी का दरवाजा अंदर से बंद हुआ और करीब 20 मिनट के बाद दरवाजा खुला। मोहन हाथों में खाली गिलास लिए कमरे की ओर आ रहा था। उसे देखकर मैं फिर झट से बिस्तर पर लेट गई। वह कमरे में आते ही कहा, तुम अभी तक लेटी हो, उठो थोड़ा सा खाना खा लो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं लगी है, मेरी भूख तो मर चुकी है, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पड़ रहा है मुझे उसके लिए खाना खाना पड़ेगा। खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही मोहन ने कहा, मैंने कल ऑफिस में छुट्टी लिया है क्योंकि कल भाभी को लेके हॉस्पिटल जाना है, उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप कितने बजे हॉस्पिटल से निकलेंगे? मोहन ने कहा, मैं सुबह जल्द निकल जाऊंगा, कल भाभी को कहीं टेस्ट होने हैं, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद मोहन जल्दी सो गया, लेकिन मैं रात भर जागती रही। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मैं तो बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सुबह सुबह मोहन ने नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। मोहन के जाते हुए मार्केट गई और वहां से एक छोटा सा कैमरा खरीद कर ले आई और उस कैमरे को मैंने अपनी जेठानी के रूम में ऐसी जगह पर फिट कर दी जहां से उनका पूरा कमरा कवर हो रहा था। उस कमरे को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। मुझे ये सब करते हुए दोपहर के 2 बज चुके थे। तभी मोहन का कॉल आया, वह अस्पताल में वापस आ रहा है। मैं अपने आज को काम से बेहद खुश थी क्योंकि कल तक मेरे पास सबूत होगा और उसके भाभी की सारी असलियत मेरे सामने आएगी। मोहन अपनी भाभी को लेकर अस्पताल से घर आया और भाभी को कमरे में बेड पर लेटाकर मेरे कमरे में आ गया। फिर उसने भाभी को सारी दवाइयां मुझे पकड़ा दी और कौन सी दवा कब खानी है वह मुझे समझाने लगा। इस दौरान उसका हाल देखकर मुझे ऐसा लगा मेरी जेठानी उसकी भाभी नहीं बल्कि बीबी हो। रात को मोहन खुद अपनी भाभी के कमरे में दवाइयां लेकर गया और आधे घंटे में वापस लौटकर आया। खाना खाने के बाद वह सो गया और मैं सुबह होने का इंतजार करती रही। थोड़ी देर बाद गहरी नींद में होने के बाद भी मोहन उठा और अपने भाभी के कमरे में चला गया और फिर करीब 20 मिनट के बाद वह पसीने से लथपथ होकर लौट आया और मेरे पास आकर लेट गया। सुबह जब मोहन अपनी ड्यूटी पर चला गया तो मैं झट से अपने जेठानी के रूम में गई। वह उस वक्त भी सो रही थी। मैंने वहां से कैमरा हटा दिया और अपने रूम में आकर मोबाइल में कल से अब तक का रिकॉर्डिंग देखने शुरू कर दिया। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा मोहन अपनी भाभी के कमरे में गया, उन्हें गोद में उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया और भाभी की गंदी चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया। फिर उसने उस गंदी चादर की जगह पिछले दिन धोई हुई चादर को बिछा दिया और फिर गंदी चादर को कमरे के बाथरूम में ले जाकर धोने लगा और फिर उसने उस चादर को बाथरूम की खिड़की पर ही सूखने के लिए टांग दिया। फिर उसने अपनी भाभी के सलवार उतारकर उसे धोया और फिर साफ कपड़े उन्हें पहनाकर गंदे कपड़ों को बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद अब मेरा रोज का ये रूटीन हो गया था। जैसे ही मोहन अपनी ड्यूटी पर निकलता मैं कैमरा रूम में छुपा देती और फिर अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग देखने बैठ जाती और हर बार मुझे मोहन का वही रूटीन नजर आता। मोहन अपनी भाभी के कमरे में उनके साथ जो करता
यह तो पति कर सकता था या कोई बेटा ही अपनी माँ को ऐसी सेवा कर सकता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 3 दिन बाद ही मैंने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। कुछ दिनों में मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ मेरी ससुराल आ गई थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को मोहन और उसकी भाभी की वाली वीडियो दिखाई तो उसने अपने माथे पे हाथ रख लिया और मुझसे बोली, तू बहुत ही नादान है। यह देवर भाभी वाला प्यार नहीं बल्कि कोई पति ही ऐसा कर सकता है। मैं तो आज निकल रही हूँ। कुछ दिनों बाद तुम भी मेरे पास आ जाना। मैं तुझे अब और यहाँ नहीं रहने दूंगी। जिस दिन मेरी लड़की 1 महीने की हुई उसी दिन मेरी जेठानी की तबीयत बिगड़ी और अगले दिन ही हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। जेठानी की मौत से मोहन बिल्कुल टूट गए थे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी सगी माँ की डेथ हुई हो। कुछ दिनों बाद एक दिन मैं मोहन का मूड देखकर उससे पूछ लिया। मैंने कहा, मोहन, तो भाभी इस दुनिया में तो नहीं है और मैं जानती हूँ तुम उन्हें बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी माँ से नहीं करता। तुम उनके गंदे कपड़े हाथ से धोते थे, आखिर क्यों? उसने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली और थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोला, मैं और मेरे बड़े भाई ने बचपन में बहुत कुछ झेला था। मेरी सगी माँ बचपन में मर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की प्रॉपर्टी पर हड़प लिया था। हमें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया था। मेरे भैया ने मजदूरी कर मुझे पढ़ाया लिखाया। 12 साल पहले मेरे बड़े भैया ने शादी की जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। भाभी के माँ बाप भी उसे छोड़कर दुनिया से जा चुके थे। भाभी के पास जो भी संपत्ति थी उन्होंने मेरे भैया के हवाले कर दिया। उन्होंने मेरी माँ की तरह मेरी परवरिश की। मैंने अपनी सगी माँ को नहीं देखा था लेकिन भाभी ने सगी माँ की कमी पूरी कर दी थी। 6 साल पहले मुझे टाइफाइड हो गया था और मैं कई हफ्तों तक बिस्तर में पड़ा रहा था। फिर एक माँ की तरह मेरा ख्याल सिर्फ मेरी भाभी ने रखा था। अगर कोई दूसरी औरत होती वह मेरे गंदे कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाती, लेकिन भाभी अपनी बेटी की तरह मेरे गंदे बिस्तर को साफ करके मेरे कपड़ों को धोती थी और उन्हीं की देखभाल की वजह से वे मौत के मुंह से वापस आ पाए थे। लेकिन मेरी देखभाल में इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए मैं अपनी भाभी को बचा नहीं सका। इतना कहकर मोहन मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगा और फिर उसकी हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया। मोहन अक्सर अपने भाभी के कमरे में भाभी की मदद करने के लिए ही जाता था, लेकिन मैं बिना कुछ सोचे समझे बस मोहन पर शक करते चले गए। लेकिन अब मोहन को लेकर मेरी सारी गलत फहमियां दूर हो गई थी। मैं खुद को बेहद खुश नसीब समझने लगी थी कि मोहन जैसा पति मुझे मिला था। मैंने अपनी माँ को तुरंत फोन मिलाया और बोली, माँ, अभी मैं मैके नहीं आऊंगी क्योंकि अब मैं मोहन के साथ अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट करने वाली हूँ। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। कई बार हम जिस चीज को सच समझ लेते हैं उसके पीछे की वजह बिल्कुल अलग ही होती है। इसलिए सिर्फ एक ही शक की बुनियाद पर ही आखिरी फैसले तक पहुंचना हमारे लिए बेवकूफी साबित होगी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।